नमस्कार, वंदे मातरम। आज की अपने इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लाटा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सुमित्रानंद पंत की कविता वे आंखें। ये हमने ध्यान किया कि इससे पहले जो हमने कविता के बारे में पढ़ा उसमें हमने ध्यान किया कि पंत की ये जो कविता है ये विकास के जितने भी दावे किए जाते हैं उनके ऊपर एक प्रकार से प्रहार है। जहां आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद में भी जो किसान है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। जो किसानों को जो कुछ मिलना चाहिए था वो आज भी उन्हें नहीं मिल पाया है। ये जो स्थिति है ये आज़ादी के बाद की जो स्थिति है उसको दर्शा रही है, आज़ादी के समय की स्थिति को दर्शा रही है, या हम यूँ कहें जिस समय किसान जो है जमींदारों के गुलाम हुआ करते थे उस स्थिति को दर्शा रही है। लेकिन आज भी ये दिखाई देता है कि किसान आज भी पिछड़े हुए ही हैं। हमने ये ध्यान किया कि वे आंखें जो कविता है इसमें किसान की आंख का वर्णन किया गया है जिसमें उसकी दुख पीड़ा ये स्पष्ट झलकते नजर आते हैं। और सुमित्रानंद पंत ने उनको अंधकार की गुफा के समान बताया है जिसमें दूर तक देखने पर निराशा का अंधेरा छाया हुआ दिखाई देता है। ये बताया कि ये किसान कभी स्वाधीन हुआ करते थे, खेत खलिहान जमीनों के खुद मालिक हुआ करते थे, वो खेत उनसे कौड़ियों के भाव में छीन लिए गए हैं। कुछ जमींदारों ने कुछ रुपए उधार देकर के उन उधार की वसूली के तौर पर उनसे खेत खलिहान छीन लिए। अब जब किसान का आधार जो कमाई का आधार है या खुशहाली का आधार जो है वो खेत होते हैं, जब खेत ही छीन लिए जाएं तो फिर किसान के पास और कमाई का या इनकम का सोर्स कुछ नहीं रहता है। ये बताया गया कि जमींदार किस प्रकार से जोर जबरदस्ती से उनसे अपने पैसों की वसूली किया करते आए हैं। आज भी हम अखबारों में देखते हैं तो इस तरह के रोजाना इस तरह के केस दिखाई देते हैं कि ये जो सूदखोर जो हैं या पैसे उधार दे करके उन पैसों की वसूली है वो लंबे चौड़े ब्याज के तौर पे उन पर वसूली करते जाते हैं और लोग इसके चलते सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पर किसान की बात हम कर रहे हैं, किसानों ने किस प्रकार से आत्महत्या की वो इसमें दिखाई देती है। ये दिखाई देता है कि जमींदार अपने लठेतों के साथ में वसूली करने आता है और जब उस वसूली का विरोध उसका बच्चा किसान का बेटा विरोध करता है तो उसके बेटे को मार दिया जाता है। ये हमने इस कविता में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। 4 पद हमने कल पढ़े थे जिनमें हमने किसान की उन आंखों के बारे में, आंख में ये देखा कि उसका बेटा भी उनका मारा गया। और यहाँ भी नहीं हुआ, केवल बेटे के मरने तक की बात नहीं, उसके आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। कौड़ी का मतलब सामान्य रकम। यहां कौड़ी से मतलब उस मुद्रा से नहीं है, ये पुराने समय में बात ध्यान करें तो ये कौड़ी जो है ये सामान्य मुद्रा होती थी जो कि यूं कहें अब आज भी इसकी ये मुहावरे तौर पे प्रयोग की जाती है, कौड़ियों के भाव बिकना, अर्थात सामान्य रकम पर बिक जाना। तो महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी, अर्थात जो ब्याज की कुछ रकम थी वो भी नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और उस ब्याज की रकम प्राप्त करने के लिए जो खेती का जो मुख्य आधार होता है, बेल, बर्द, यहां पे बर्द शब्द आया है, बर्दों, बहुवचन में काम में लिया है, अर्थात बर्दों की जोड़ी, 2 अच्छे बेल। भारत जो है यह हमने पहली चर्चा की एक कृषि प्रधान देश रहा है और गोवंश हमेशा से ही भारत में पाले जाते रहे हैं क्योंकि गाय जो है दूध का साधन है और गाय के अगर बछिया बछड़ा होता है तो वो दोनों कृषि का आधार बन जाती है। तो 2 हृष्टपुष्ट जो बर्द हुए थे बेल,
वो भी महाजन ने छीन लिए। किसके बदले में? ब्याज के बदले में। मूल रकम के तौर पे तो उसने खेत खलियान रख लिया, और जो ब्याज की रकम थी उसके लिए उसने बेलों को रख लिया, नीलाम कर दिया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दूने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसके पास एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था उजरी। उजरी शब्द यहां पे काम में लिया है। उजरी का मतलब होता है उज्जवल, उजला, साफ, सफेद, स्वच्छ, उज्जवल, सफेद रंग की जो गाय थी वो किसी दूसरे को अपने पास दूध दूने नहीं आने देती थी। वह गाय भी उनसे छीन ली गई। उजड़ गई जो सुख की खेती, जो सब कुछ उसके पास में सुखपूर्ण उसका जीवन था वो सब समाप्त हो गया। खेत चले गए, बेटा मर गया, बैल उससे छीन लिए गए, जो गाय दूध देने वाली थी वो भी उनसे छीन के लिए गए। अब देखिए, पत्नी जो उसकी बीमार है, बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण, दवा दारू, ये शब्द जो है युग्म रूप में काम में लेते हैं अपन। तो यहां पर दर्पण से मतलब है कांच या उससे नहीं है, बल्कि दवा दर्पण का मतलब क्या है? दवाई और बिना देखभाल के। बिना दवा दर्पण घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसान की आंखें हैं वो दुख से भर जाती है। किस कारण से? पत्नी को याद करके। घरनी, घरवाली, पत्नी। क्यों? पत्नी जो है उसको न तो समय पे दवाई दिला सके और ना उसकी देखभाल कर सके, इस कारण से पत्नी भी चल बसी। बेटे को तो जमींदारों के लठे तो नहीं मार दिया पीट पीट के, और पत्नी है वो इस कारण से मर गई। बीमार थी, उसको दवा नहीं दिला सके, पैसे नहीं थे, देखभाल नहीं कर सके, इस कारण से घरवाली भी चल बसी। स्वर्ग चली आंखें आती भर। आंख भराना मुहावरा, दुखी होना। अत्यधिक दुखी होना, आंखें भर आती है उसको याद करके। और देख रेख के बिना दूह मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसके एक बेटी भी थी जो कि दूध पीने वाली, गोदी में थी। किसान की एक बेटी जो बेचारी दूह मुही, दूध मुही अर्थात दूध पीने वाली जो बेटी थी, वह उस बिना देखभाल के 2 दिन बाद में वो भी मर गई। कैसा कारुणिक दृश्य यहां पर, करुण रस, करुण रस से भरा हुआ कारुणिक दृश्य यहां पर दर्शाया गया है सुमित्रानंद पंत के द्वारा कि किसान जो है उसका बेटा जमींदार के लठेतों की मार से मारा गया, उसके खेत छीन लिए गए, उसके बैल उससे छीन लिए गए, गाय उससे छीन ली गई, बिना देखभाल के उसकी जो घरवाली है वो मर गई, उसकी बेटी जो दूध पीती थी वह भी बिना देखभाल के, माँ के बिना उसकी देखभाल भी कौन करे, इस कारण से वह भी मर गई। 2 दिन बाद में वह भी मर गई। किसान का घर किस प्रकार से उजड़ता है। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू बेटे की बहू, घर में विधवा रही पतोहू, बेटे को मार दिया तो विधवा हो गई ना बहू, तो वो बेचारी वो घर में रही थी केवल, या किसान रहा था। लक्ष्मी थी वो, जो औरत है वो भले ही विधवा होगी लेकिन घर की लक्ष्मी थी वो। यद्यपि पति घातिन, उसको भी लोगों ने ताने मारने शुरू कर दी। बड़ी व्यंग्यात्मक यहां पर व्यंग्य दर्शाया गया है, समाज की विडंबना दर्शाई गई है, विडंबना है ये, समाज की विडंबना है कि समाज के लोग जो हैं इस तरह के हैं जो कि औरतों को इस तरह से हे दृष्टि से, इस तरह से देखते हैं।
औरत का यदि पति मर जाता है तो उस औरत को पति घातिन कह दिया जाता है, और अगर पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। कैसी विडंबना यहां समाज की दर्शाएगी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कवि पंत कहते हैं कि वो बेचारी लक्ष्मी थी, लेकिन लोगों ने उसको पति घातिन का लांछन लगाया, उस पे लांछन लगा करके उसे जब इस तरह से कहा गया, पकड़ मंगाया कोतवाल ने कुएं में, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब लोगों ने कहा कि वो पति घातिन, लोग आज भी समाज में इस तरह दिखाई देते हैं, अनपढ़ गंवार लोगों के समाज में आज भी इस तरह की बातें दिखाई देती है कि औरत को डाकिन जैसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है, डायन है, अपने पति को खा गई, अपने पति को मार, इस तरह के लांछन लगा दिए जाते। उसमें बेचारी का उसका क्या दोष था, लेकिन उसे जब इस तरह के संबोधन किए गए और कोतवाल तक ये बात पहुंची तो कोतवाल ने उसको अपने थाने में बुलाया। ये बड़ी शर्म की बात है, और इस अपने अपमान के कारण, इस शर्म के कारण उसने बेचारी ने कुएं में मर के डूब करके आत्महत्या कर ली। कुएं में मरी एक दिन। किसान के बेटे की बहू भी मर गई। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। यहां फिर विडंबना, समाज की विडंबना को दर्शाया गया है। समाज की बुराई दर्शाई गई है। बुराई का वर्णन यहां पर है। कैसा वर्णन है? समाज की बुराई देखिए, औरतों को किस रूप में संबोधित किया गया है। पैर की जूती, औरत को पैर की जूती माना गया है, तुच्छ समझा गया है। अरे पत्नी मर गई कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू। यहां पर पंत के द्वारा जो बात कही गई वो समाज की वास्तविकता, यथार्थता को दर्शाया गया है। यथार्थ चित्रण है यह यहाँ का। औरत को समाज में किस है दृष्टि से देखा जाता है। खैर पैर की जूती जोरू। सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि पत्नी मरने का किसान को इतना दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो पैर की जुत्ती की तरह है, सामान्य है। एक मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ सकती है। खैर पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती। अरे मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी भी आ सकती है। लेकिन ये जो पंक्ति है, इसके माध्यम से कवि ने समाज की विडंबना, बुराई का चित्रण यहां पर किया, यथार्थता का चित्रण किया है। पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटना, अत्यधिक दुख होना, अत्यधिक दुख होना, पीड़ित होना। लेकिन जब जवान बेटे को याद करता है किसान, तब मानो उसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। देखिए आगे, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। कवि पंत कहते हैं कि किसान जब अपने पिछले सुख को याद करता है, स्मृति उसकी याद में आती है, स्मृति में आती है, तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लेकिन वो चमक ज्यादा, वो खुशी ज्यादा देर नहीं रही। कौन से सुख? पिछला सुख। कौन सा? उसके खेत खलिहान हुआ करते थे, उनमें हरी भरी फसल लहराती रहती थी, उसके बेल, सुंदर रिष्टपुष्ट बेल हुआ करते थे पास में, एक उजरी गाय हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी, एक बिटिया थी उसकी, जवान बेटा था, बेटे की बहू थी। ये जो सारी खुशियां जब वो याद करता है, ये उसकी आंखों में आती हैं, तो क्षण भर के लिए, एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आती है। लेकिन क्षण भर एक चमक कहलाती, वो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ही रहती है, क्षण भर के लिए रहती। क्यों? अगले ही पल उसे याद आता है कि अब उन पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा, वो सब कुछ छीन दिए गए हैं। तो तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक से, वही जो यादें जो उसको आंखों में चमक सी लाने वाली हैं,
वही यादें उसके लिए सुई की नोक की तरह, तीखी नोक की तरह चुभने लग जाती है, पीड़ा देने लग जाती है, और किसान है वो रोने लग जाता है, दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में फिर से अंधकार सा छा जाता है। ये जो कविता है ये किसान और जमींदार के बीच के संबंध को दर्शाती हुई कविता, जिसमें किसान की पीड़ा को दर्शाया गया है, जिसको अभी हमने पढ़ा। आज के इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो अगला चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।